मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स का फिजिक्स चैनल पे आपका वेलकम है। आज हम लोग ये जो टॉपिक कर रहे हैं वर्क और एनर्जी, उसमें हमने वर्क के कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब हम लोग आ गए एनर्जी पे। ये नीट के लिए जो सीरीज चल रही है, हमने आपको बोला था इसमें थ्योरी पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन के अलग अलग वीडियो बनाए जा रहे हैं। ये थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है अभी। तो एनर्जी के बारे में देखिए, एनर्जी क्या होता है। एनर्जी इज डिफाइंड एज इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी की जो इंटरनल कैपेसिटी होती है वर्क करने की, उसी को हम एनर्जी कहते हैं। ओके, व्हेन वी से दैट ए बॉडी हैज एनर्जी, इट मीन्स दैट इट कैन डू वर्क। अगर हम कहते हैं किसी बॉडी के पास एनर्जी है, इसका मतलब कि वो बॉडी वर्क कर सकती है। अब एनर्जी है क्या? वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, इस दुनिया में सारा खेल एनर्जी का ही है। आइंस्टीन साहब ने एक बात बताया था कि मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। भाई, सब कुछ दुनिया में मैटर ही तो है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, सो एवरीथिंग इज अ मैटर एंड मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये आपको पता भी होगा, आइंस्टीन का बहुत फेमस इक्वेशन था E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसको मास एनर्जी रिलेशन भी बोलते हैं। लेकिन ये एनर्जी हमको बहुत डिफरेंट फॉर्म में दिखती है, बहुत सारे फॉर्म में दिखती है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी, लाइट के फॉर्म में बल्ब जला दिया लाइट आ गई, सन निकल गया लाइट आ गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मॉलिक्यूलर एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी। समझ पा रहे हैं आपको? देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ द एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है आपको पता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है? सन से जो लाइट चलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और हमारे एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने अंदर एनर्जी स्टोर किए रहती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है अपने अंदर एनर्जी स्टोर किए रहती है ना? तो दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। लेकिन ये भी आपको बता दें कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम सेल से एनर्जी फाउंड करते हैं, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। सेल से हम करंट फ्लो करा सकते हैं। सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी हो सकती है। अब आइंस्टीन ने क्या बोला, जरा सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। आइंस्टीन ने बोला इस दुनिया में हर चीज के पास एनर्जी होती है। जिंदा हो मुर्दा हो, अगर उसके पास मास है तो उसके पास एनर्जी होगी। मास मतलब एम, मैटर अगर वो है, कितनी एनर्जी होगी? इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। तो एम तो इस दुनिया में कोई ऐसी चीज जिसके पास एम ना हो, कोई चीज ऐसी है जिसके पास मास ना हो, है ना? प्रोटॉन को छोड़ दीजिए, प्रोटॉन तो अलग चीज हो गई। जो चीज हमें दिखाई देती है, हर चीज के पास क्या होता है? मास। उन्होंने कहा इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। सी क्या है? सी कांस्टेंट है, ये लाइट की वेलोसिटी है। 3 इंटू 10 पावर 8, इसको स्क्वायर कर दो, 9 इंटू 10 पावर 16। मतलब क्या है? जो भी आपको दिखता है उसके पास एनर्जी होती है, जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बराबर होती है। थोड़ी बातें और यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, वो आगे आपको काम आएगा, है ना? क्या काम आएगा? इन्होंने कहा कि जैसे मोबाइल है, अब आपके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल का कुछ मास होगा ना। ये कहते हैं कि मोबाइल के पास भी एनर्जी है, मोबाइल के पास भी एनर्जी है। कैसे भाई एनर्जी है? इन्होंने कहा सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी मिल जाएगा। ये मोबाइल की एनर्जी है। तो आइंस्टीन अपने जमाने के बहुत बड़े फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे, 1600-1700 सेंचुरी में ये थे, ठीक है? और उस समय आइंस्टीन जो बोलते थे सब लोग उनकी बात को मानते थे,
सब लोग कहते थे हाँ ठीक है भाई, जो इन्होंने बोला बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, आइंस्टीन एक बात बोलते थे सिर्फ, कि इस दुनिया में जो भी चीजें आपको दिख रही हो, छोटी हो बड़ी हो जो भी हो, सब क्या है, मैटर है। ये वो बोलते थे कि मैटर है, मास है। क्या मतलब हुआ? ये कहते थे वेव नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती है। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग वेव नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी, ये इनका कहना था। अब आइंस्टीन थे 1600 जमाने के साइंटिस्ट, उस समय वेव नाम की कोई चीज थी भी नहीं, डिस्कवर भी नहीं हुई थी। लेकिन बेटा मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे टाइम बदलता गया, 1700, 1800, 1900, 1900 सेंचुरी, 19th सेंचुरी तक आते आते हुआ क्या, बहुत सारे वैज्ञानिक इनकी बात को मानने को इनकार कर दिए। कह नहीं, ये जो बात बोल रहे हैं ये गलत है। क्यों? क्योंकि 1600 से लेकर के 1900 के बीच में नेचर में, इस प्रकृति में ऐसी घटनाएं घटी जिसमें वेव नेचर के बिना वो घटना हो ही नहीं सकती। जैसे इंटरफ्रेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, पोलराइजेशन हुआ, है ना, ये सब बहुत सारी घटनाएं नेचर में उसमें घटती गई। तो बहुत सारे वैज्ञानिक इनकी बात को मानने से इनकार कर दिए। और ये आप समझिए 19th सेंचुरी तक आते आते, ये तो रहे नहीं, ये तो खत्म हो गए थे, लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते मैक्सिमम वैज्ञानिक ऐसे थे जो इनकी बात का अपोज करने लगे। उसी बीच एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या काम किया? मैक्सवेल ने भैया प्रूव करके दिखा दिया कि इस दुनिया में सब कुछ पार्टिकल नहीं होता, वेव भी होता है। उसका तो सीधा ये मान लो, कहता था सब कुछ वेव होता है। आइंस्टीन के बिल्कुल अगेंस्ट चला गया वो। आइंस्टीन बोले थे सब कुछ पार्टिकल होता है, उसने कहा नहीं, पार्टिकल नहीं, सब कुछ वेव होता है। और उसने प्रूव करके भी दिखा दिया। ये बात उसने नहीं बोला, ये बात उसके पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बोला कि नहीं, ये जो आइंस्टीन बोल रहे हैं कि सब कुछ पार्टिकल है, ये गलत है। क्योंकि बहुत सारी नेचर में फिनोमेना हुई जो मैं आपको बता चुका, तो उस आधार पे पार्टिकल से वो हो नहीं सकती, वो केवल वेव से होती हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिक इनके अगेंस्ट में आ गए, है ना, जिन्होंने कहा कि नहीं भाई ये वेव होगा। अब आप इस वीडियो को बड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं इस चीज को ज्यादा डिस्कस करता हूं, है ना। तो फिलहाल आप इतना समझो कि आइंस्टीन की बातें वहां पे थोड़ी सी फेल हुई, क्योंकि मैक्सवेल ने प्रूव करके दिखा दिया था कि भाई सब कुछ लाइट पार्टिकल नहीं है, वेव भी है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग के पास एक चैप्टर आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का डिस्कशन करेंगे, तो मैं डिस्कस करूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो अब आते हैं इसमें एनर्जी में, है ना। हमारा एनर्जी जो होता है काइनेटिक एनर्जी, बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो हम कहते हैं इस दुनिया में जितनी भी चीजें जिनके पास स्पीड है, वेलोसिटी है, माने जो चल रहा है ना, तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई बॉडी जिसका मास m है, वो v स्पीड से चल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको m से ऊपर गुणा कर दो, m से नीचे गुणा कर दो, तो क्या होगा, m स्क्वायर v स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे m आ जाएगा। और m स्क्वायर v स्क्वायर को लिख सकते हो mv का होल स्क्वायर। mv क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो k इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर बाई एम, या पी स्क्वायर बाई 2m, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पी स्क्वायर 2km, पी इज इक्वल टू अंडर 2m के। ये बड़ा फेमस रिलेशन है, किसके बीच में भैया, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन है। तो याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बने भी हुए हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर k है, लीनियर मोमेंटम अगर p है ना। इसमें सवाल बनता है काइनेटिक एनर्जी इतना परसेंट बढ़ा दिया तो बताओ लीनियर मोमेंटम कितना परसेंट बढ़ जाएगा, या लीनियर मोमेंटम बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ जाएगा। इस तरह की बातें इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी की बात। अगला हमारा आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टिपिकल से टिपिकल सवाल इससे एक लाइन में सॉल्व हो जाते हैं, अगर ये आपको एक कॉन्सेप्ट पता है इसका, वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। समझ पा रहे हैं ना, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, सेंट्रल, इंटरनल,
एक्सटर्नल इंटरनल एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक्सटर्नल इंटरनल। अब देखो एक बात और आ गई यार यहाँ पे, है ना, इंपॉर्टेंट बात थोड़ी सी फंसाने वाली। ये जब फोर्स की हम बात करते हैं ना, तो ये एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, इंटरनल फोर्स क्या होता है ना। तो एक छोटी सी बात अभी बता दें, फिर कॉलिजन में मैं इसको डिस्कस करूंगा। जैसे कोई बम रखा हुआ है, अब बम रखे रखे फट गया, तो वहां कौन सा फोर्स लगा, इंटरनल, टुकड़ों में टूट गया, वो 4-5 टुकड़ों में टूट गया मान लो, तो यहाँ फोर्स कौन सा लगा, इंटरनल। अब कोई चीज रखा हुआ, उसको हथौड़े से आपने पीट दिया, तोड़ दिया, 4-5 टुकड़ों में वो टूट गया, तो वहां कौन सा फोर्स लगा, एक्सटर्नल। फिलहाल आप इतना समझो, है ना, एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स की बात। बाकी इसके बारे में और भी डिस्कशन हम करेंगे जब कोलिजन चैप्टर, इसी में कोलिजन टॉपिक आएगा, इसी वर्क फॉर एनर्जी में कोलिजन टॉपिक आएगा। देन आई विल डिस्कस व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स। और एक बात मैं आपको यही बता दूं, कुछ कंडीशंस में जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वही इंटरनल फोर्स भी हो जाता है, जो इंटरनल फोर्स होता है वही एक्सटर्नल फोर्स भी हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट विल डिस्कस इन द टॉपिक कोलिजन। एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर सब्जेक्ट इज इक्वल चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या कह रहे हैं, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बता भी चुका हूं, एक बार आप फिर सुन लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। अब ये कैसे पता चलेगा हमको कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है, तो इसके लिए कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। ये बात और फिर आगे आएगी भी। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये पाथ पे डिपेंड करता है। अगर एक जगह से दूसरे जगह आप जा रहे हो, ओके, एक जगह से आप दूसरे जगह जा रहे हो और वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो बेटा अलग अलग रास्ते से अगर जाओगे तो वर्क डन की वैल्यू अलग अलग होगी। समझ पा रहे हो, मैंने तुमको बताया था अगर थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे तुमको आना है तो वहां कौन सी फोर्स लगती है, ग्रेविटी। ग्रेविटी हमारी कंजर्वेटिव फील्ड होती है। तुम लिफ्ट से आओ, तुम स्टेयर से आओ, तुम किसी और रास्ते से आओ, इनिशियल फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो वर्क डन की वैल्यू सेम मिलेगी कंजर्वेटिव फोर्स में। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है भैया, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। वी एफ क्या है, फाइनल स्पीड, वी आई क्या है, इनिशियल स्पीड। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले को लगा करके बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बात भी ध्यान रखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र किया था। दो तरह का फ्रेम होता है, एक इनर्शियल फ्रेम होता है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फिलहाल यहां पर बात सिर्फ इतनी है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हेन ए बॉडी may also be tried in the system, then the form of potential energy. Work done on a body may also be stored in the form of potential energy. वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ये आपको पता है। If speed increases then work done positive, if speed decreases then work done negative। पहले तो इस पॉइंट को डिस्कस कर लें। वर्क डन ऑन ए बॉडी मे आल्सो बी स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब आपको समझ में आया क्या, कह रहा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। मतलब क्या हुआ, जैसे एक पत्थर को नीचे से उठा के छत पे ले जाओ और या एक पत्थर को छत से गिरा दो, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा।
जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वही वर्क डन हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अभी आगे आने वाला है, काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो इसमें और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, इफ स्पीड इंक्रीजेज, अगर किसी बॉडी का स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर स्पीड डिक्रीज कर रहा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस पर एक दो एग्जाम्पल भी करा देंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या होगा। ओके, तो ये था हमारा एनर्जी के बारे में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और चैनल पे जाकर के आप कमेंट्स भी कर सकते हो, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके।